नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन को 2/3 बहुमत, आरजेडी 80, जेडीयू 71 और कांग्रेस के खाते में 27 सीटें। लगातार तीसरी बार नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार में हार के बाद बीजेपी में विरोध के सुर तेज। कई सांसदों ने प्रचार शैली और उम्मीदवारों के चयन पर उठाए सवाल। संसदीय बोर्ड की बैठक में आज हार की समीक्षा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर हो सकता है फैसला। जीएसटी समेत अहम बिल कराने हैं पारित। भारत ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री सीपी मैनाली के आरोपों को किया खारिज। कहा, नेपाल में शांति और स्थिरता का भारत पक्षधर। मैनाली ने देश में अस्थिरता फैलाने का लगाया था आरोप। 25 साल बाद हुए म्यांमार संसदीय चुनाव की मतगणना जारी। आ जाएंगे नतीजे। आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी में मुकाबला। और खबरें विस्तार से। बिहार का सियासी समर महागठबंधन ने जीत लिया। महागठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। प्रदेश की जनता ने नीतीश के साथ ही फिर से लालू यादव पर भरोसा जताया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जीत के बाद लालू यादव इसे नरेंद्र मोदी की हार तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों की हार बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जीत का राष्ट्रीय असर होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी को तैयार हैं। महागठबंधन ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लालू नीतीश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश की अगुवाई में बिहार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए की हार पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी की विचारधारा की हार बताया। एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत में कांग्रेस पार्टी की भी अहम भूमिका रही। पिछले 10 सालों में राज्य में कांग्रेस का ये सबसे बेहतर प्रदर्शन है। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2010 के चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिल गया है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए को महज 58 सीटों पर ही समेट दिया है। महागठबंधन को 243 सीटों में 178 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 58 सीटें गई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 53 सीट के साथ तीसरे नंबर पर है। बीजेपी की सहयोगी एलजेपी और आरएलएसपी 2-2, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट गई। इस तरह एनडीए को कुल 58 सीटें हासिल हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की करारी हार हुई है।
बीजेपी ने नतीजों का सम्मान करने के साथ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यालय में खामोशी छाई रही। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर में रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी ने चुनाव में हार मानते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी। बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। हम उस जनादेश के सामने अपना सर झुकाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो हम सरकार को विकास के कार्यों में हम पूरी मदद करेंगे और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का और हम निर्वाह करेंगे। हम इतना ही कहते हैं कि हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है। हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी, मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी पैकेज घोषित हुआ था, एक एक पैसा वो बिहार को प्राप्त होगा। उस घोषणा का अक्षरशः पालन हमारी केंद्र कर करेगी। बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव नतीजों को निराशाजनक बताया कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है। हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ, हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा हम लोग को भी इस बात की, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी। शिवसेना ने प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी को हार की वजह बताया। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे, सर्वोच्च पद पे बैठी है, उसने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिहार में उसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए बीजेपी की संसदीय बोर्ड की सोमवार को बैठक होगी। दिल्ली के बाद दूसरे विधानसभा में हुई हार के बाद जानकारों का मानना है कि अब बीजेपी को केंद्र और सरकार के स्तर पर नई चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नई रणनीति का अख्तियार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो इन चुनौतियों का माकूल जवाब दे पाए। पटना से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह सोरान, राज्यसभा टीवी। बिहार में हार के बाद बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी सांसद चंदन मित्रा ने कहा कि बिहार में अमित शाह के शोर शराबे वाले प्रचार को खारिज कर दिया गया। उधर पार्टी महासचिव पी मुरलीधर राव ने शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये दोनों नेता भी हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन के हाथों करारी शिकस्त के बाद बीजेपी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी सांसद चंदन मित्रा ने एनडीटीवी पर ब्लॉग लिखकर पार्टी के प्रचार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि महागठबंधन का सादगी भरा प्रचार और नीतीश को चेहरा बनाना काम कर गया। वहीं मतदाताओं ने बीजेपी की प्रचार शैली को नकार दिया। उधर बिहार से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह ने हार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने इतने लोकप्रिय आदमी को बिहार में, बिहारी बाबू को आपने दूर रखा, ये भी कारण हो सकता है। रिजर्वेशन का भी कारण हो सकता है। बहुत सारी बातें जो लोग कह रहे हैं। अब इस पे हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। मुझे जो लोगों से आभास मिल रहा था, जनता मन बना चुकी थी कि भाजपा को वोट देगी, बदलाव के लिए मन बना चुकी थी। ये हमको लगता है कि हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी तय करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। बीजेपी महासचिव पी मुरलीधर राव ने शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी तो ऐसे लोगों के ऊपर देश में भी और बिहार में भी जो कार्रवाई करना है वो सब करेगी, करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के मन पर भी ये रहेगा। किंतु उन्होंने पार्टी को क्या दिया ये तो वे जानते हैं और हम भी जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे अरसे से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करके पार्टी को पशुपेश में डाल दिया था। वहीं आरके सिंह ने अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में करारी हार की समीक्षा के लिए बीजेपी ने पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई संसदीय बोर्ड की आज बैठक बुलाई है।
पीटीआई के मुताबिक पार्टी ने यह भी कहा है कि इसमें नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा और सुधार के कदम उठाए जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोपहर में संसदीय बोर्ड की बैठक होने की संभावना है। बैठक में बिहार चुनाव में पार्टी को मिली हार पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। कुछ नेताओं का यह मानना है कि महागठबंधन का सामाजिक तालमेल एनडीए की करारी हार की वजह हो सकता है। दूसरी ओर खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में असंतोष के स्वर भी सुनाई दिए हैं। बिहार में आए चुनावी नतीजों ने कई दिग्गजों के जनाधार की असलियत को सामने ला दिया है। चुनावी परीक्षा में कई दिग्गज फेल हुए तो कई पास। आइए आपको बताते हैं कि बिहार की जनता ने किन किन बड़े चेहरों को सिरे से खारिज कर दिया और किन को सिराखों पर बिठा लिया। ये दो तस्वीरें बिहार चुनाव के नतीजों को बखूबी बयां कर रही हैं। एक तरफ महागठबंधन जहां जीत का जश्न मना रहा है तो वहीं बीजेपी में मायूसी का माहौल है। चुनाव के नतीजों ने कई दिग्गजों की जमीनी सच्चाई को सामने ला दिया। कई बड़े चेहरे जीत पर इतरा रहे हैं तो कई हार के सदमे में हैं। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भले ही इमामगंज सीट से जीत गए हैं, लेकिन मखदूमपुर सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी इमामगंज से हार गए हैं, वहीं रमई राम को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे के बेटे अजित शाश्वत भागलपुर से हार गए, तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी भी तारापुर से जीतने में नाकाम रहे। बिहार में दमदार वापसी करने वाले लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने जीत का परचम लहराया। महुआ से तेज प्रताप यादव और राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। वहीं आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी जीत दर्ज कर अपनी जमीनी सच्चाई सबको बता दी। दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो गया है। अब देखना यह है कि ये दिग्गज बिहार की जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के नतीजों की तुलना अगर पिछले विधानसभा चुनाव से करें तो सूबे की सियासत इस बार एक बड़े बदलाव की गवाह बनी है। 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार की आवाम हर बार अपने जनादेश से राजनीति के जानकारों को चौंका देती है। इस बार 5 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसी ही बानगी पेश करते हैं। ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक कयासों का दौर सरगर्म रहा, लेकिन बिहार की जनता किसे चुनेगी, इस सवाल पर बड़े बड़े जानकार भी खामोश रहे। वजह थी सूबे में बदले सियासी समीकरण। एनडीए गठबंधन में कभी साथ रहे जेडीयू और बीजेपी चुनावी रण में इस बार अलग अलग ताल ठोक रहे थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़े। उस वक्त की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह थी। राज्य की 243 सीटों में से उस वक्त जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटें मिली। वहीं एनडीए के आगे आरजेडी की सियासी जमीन पूरी तरह दरक चुकी थी। 2010 के चुनाव में आरजेडी को महज 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसमें कांग्रेस को 4, एलजेपी को 3, सीपीआई को 1 और जेएमएम को भी 1 सीट हासिल हुई। 2010 में 6 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बार का बिहार चुनाव कुछ विशेष कारणों से भी याद रखा जाएगा। इस बार कुल मतों में करीब 2.5% वोट नोटा को मिले। बिहार में 2.5% यानी कि करीब 9,13,000 लोगों ने इस विकल्प को चुनकर अपनी नाराजगी जताई। ये भी दिलचस्प है कि चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने साल 2013 में नोटा यानी कि नॉट फॉर द अबव विकल्प को पेश किया था। वोटिंग मशीन में सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर नोटा का बटन होता है। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग की। ये बात वोट शेयरिंग के आंकड़ों से भी स्पष्ट है। महागठबंधन को 41% वोट मिला, जबकि एनडीए को करीब 34% वोट हासिल हुआ। इस तरह से दोनों के बीच करीब 8% वोट का अंतर रहा। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भले ही खराब प्रदर्शन किया हो, पर बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा 24.8% वोट मिले हैं। महागठबंधन के घटकों की अगर हम बात करें तो आरजेडी को 18.5% और जेडीयू को 16.7% वोट मिले।
कांग्रेस को भी 6.7% मत मिले हैं। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को जहां 4.8% तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 2.2% वोट मिले। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी महज 2.4% वोट मिले। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अलग पहचान रखते हैं। पिछले 10 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि इससे पहले वो केंद्र सरकार में रेल और कृषि मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हैं। एक नजर उनके राजनीतिक सफर के अहम पहलुओं पर। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार राजनेताओं की समाजवादी ब्रिगेड से आते हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने राजनीति की वर्णमाला राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे धुरंधरों से सीखी। 1974 से 1977 तक लोकनायक जेपी नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में नीतीश कुमार ने बखूबी हिस्सा लिया। 1985 में वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और 1989 में पहली बार संसद पहुंचे। उसके बाद लगातार 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अप्रैल 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1998 में एनडीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री बने, लेकिन अगस्त 1999 में गैसल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसी साल वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मार्च 2001 में उन्हें रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और 2004 तक वो रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार को सियासी समीकरण बिठाने में महारत हासिल है। यही वजह रही कि 1994 में कॉलेज के दिनों में आंदोलन के साथी रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से नाराज होकर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश ने समता पार्टी बनाई और बीजेपी से गठबंधन कर 2005 में बिहार की सत्ता पाने में कामयाब रहे। 2010 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2014 के संसदीय चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने खराब प्रदर्शन किया, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार की बागडोर सौंपी। लेकिन बिहार चुनाव से तुरंत पहले नाटकीय घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे धनतेरस से जुड़ी खबर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की भी आज एक अहम बैठक होनी है। इसमें शीतकालीन सत्र की तारीखों पर विचार किया जाएगा। संसद भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आमतौर पर शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है। मानसून सत्र में अवरोध के चलते जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम विधेयक पारित नहीं हो सके थे और इस सत्र में सरकार इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं शीतकालीन सत्र में विपक्ष बढ़ती असहनशीलता और साहित्यकारों के सम्मान लौटाने जैसे मुद्दे उठा सकता है।
बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मेघ तमिलनाडु और पौंडुचेरी की तरफ बढ़ रहा है। इसके आज रात तक तमिलनाडु तट से टकराने की आशंका है। इसके असर से तमिलनाडु में कल से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के उत्तर तटीय क्षेत्र और पुडुचेरी में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। The morning's depression over Southeast Bay has moved west northwestwards and now lies 300 kilometers east southeast of Puducherry. It is likely to move in a west northwest direction and intensify further. In next 12 hours, we expect it to become a deep depression, possibly a cyclone storm also later. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल 8 घंटों के दौरान भूकंप के 8 झटके महसूस किए गए, जिसमें से 2 काफी जबरदस्त थे। रिक्टर पैमाने पर सभी की तीव्रता 5 या उससे ज्यादा मापी गई। हालांकि अभी सुनामी को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भूकंप का एक अन्य झटका आया, जो द्वीप से ज्यादा दूर नहीं है। ये भूकंप दोपहर 3:04 पर आया, जो 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। इसकी तीव्रता 5.7 थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भूकंप विज्ञान विभाग के मुताबिक पहला भूकंप शाम 4:12 पर आया, जिसकी तीव्रता 5.2 थी। फिर एक के बाद एक 7 झटके आए, जबकि 7वां झटका रात 10:17 पर महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 6 थी। वहीं भूकंप का 8वां झटका 5.6 तीव्रता का रात 10:29 पर आया। सभी भूकंप लगभग 35 से 60 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री 12 नवंबर को 3 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन एजेंडा तैयार करेंगे। द संडे टाइम्स के लिए एक विशेष लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस ब्रिटेन यात्रा को लेकर वो उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को खास साझेदार देश बताया और कहा कि उनकी आगामी यात्रा संबंधों की विविधता और विस्तार का एक उत्सव होगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत में निवेश के लिहाज से ब्रिटेन दुनिया के कई देशों से आगे है और भारतीय ब्रिटेन में पूरे यूरोपीय संघ के मुकाबले कहीं अधिक निवेश करते हैं। भारत ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री सीपी मैनाली के बयान की कड़ी निंदा की है। मैनाली ने मधेशी आंदोलन और भारत नेपाल सीमा पर कारोबार में अवरोध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि भारत तराई के इलाके को नेपाल से अलग करने की साजिश कर रहा है। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से जारी विज्ञप्ति में मैनाली के बयान को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। दूतावास के बयान में कहा गया कि भारत नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का पक्षधर है और कोई भी आंतरिक समस्या राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाई जानी चाहिए। भारत ने नेपाल की इस कोशिशों में साथ देने की बात कही है। भारत ने कहा कि नेपाल के साथ संबंध सदियों पुराने हैं और इस बीच रविवार को नेपाली संसद के सत्र के दौरान मधेशी दलों के एक गुट ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई। मधेशी मोर्चा के सांसद नए संविधान में अपने उन मुद्दों को सुलझाने की मांग कर रहे थे। नेपाल में बीते करीब 2.5 महीने से जारी मधेशी आंदोलन के चलते और रक्सौल बीरगंज सीमा से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस अवरोध के चलते नेपाल लंबे वक्त से जरूरी सामान की किल्लत का सामना कर रहा है। म्यांमार में 25 साल बाद हुए आम चुनाव की मतगणना जारी है और निर्वाचन आयोग आज दोपहर तक नतीजों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले रविवार को म्यांमार में ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। 25 वर्षों में पहली बार स्वतंत्र देशव्यापी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि कुछ जगहों से धांधली की खबरें भी मिली। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक 80% नागरिकों ने मतदान किया है। उम्मीद की जा रही है कि आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी ही ज्यादातर संसदीय सीटें जीतेगी। चुनाव के नतीजे आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी को सत्ता मिलाकर देश में दशकों पुराने सैन्य शासन को समाप्त कर सकती है। हालांकि उनके राष्ट्रपति बनने पर संविधान के तहत प्रतिबंध है।
शेयर बाजार में आज तेज गिरावट देखी जा रही है। आज सुबह सेंसेक्स करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ खुला, तो वहीं निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट रही। शेयर बाजार की इस गिरावट को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर सेबी ने आज के लिए शेयर बाजार के कारोबार में निगरानी बढ़ाई है। इसका मकसद बड़ी उथल पुथल को रोकना है। तो वहीं शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में भी 72 पैसे की तेज गिरावट देखी गई। आज धनतेरस है। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजों के अलावा बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है। इसके बाजारों में रौनक छाई है। धनतेरस को मां लक्ष्मी और कुबेर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाने की भी परंपरा है। मुंबई में आज बीसीसीआई की 86वीं वार्षिक आम बैठक होनी है। इसके एजेंडे में बोर्ड की छवि में सुधार करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति समेत कई सुधारवादी कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आईसीसी चेयरमैन के रूप में पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन के भविष्य पर चर्चा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और भारत ने 13वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत के पास 12 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य पदक सहित 28 पदक हो गए हैं। इसके साथ ही भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में महेंद्र सिंह ने रजत पदक और गुरप्रीत सिंह और नीरज कुमार की जोड़ी ने टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की आज 10वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। के.आर. नारायणन का जन्म केरल के त्रावणकोर में 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 25 जुलाई 1997 को नारायण देश के 10वें राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे। 9 नवंबर 2005 को दिल्ली में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर हो सकता है फैसला। अहम बिलों को पारित कराने पर सरकार का जोर। बारिश आज रात तट से टकराने की आशंका। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई है सलाह। महागठबंधन को 2/3 बहुमत। आरजेडी 80, जेडीयू 71 और कांग्रेस के खाते में 27 सीटें। लगातार तीसरी बार नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री। एनडीए का फीका प्रदर्शन। तिरपन सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खसकी बीजेपी। मांझी की पार्टी को 1, आरएलएसपी और एलजेपी को 2-2 सीट। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। 25 साल बाद हुए म्यांमार संसदीय चुनाव की मतगणना जारी। आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी में मुकाबला।